Hello friends, we are discussing today in this class. The topic name is NG tube insertion. NG tube insertion को दूसरे नाम से बोल सकते हैं रायल्स ट्यूब इंसर्शन. रायल्स ट्यूब इंसर्शन क्या है, एनजी ट्यूब इंसर्शन क्या है, तो अपन उसके बारे में बात कर सकते हैं. फर्स्टली अपन डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो सकता है, जिसमें बोल सकते हैं स्मॉल ल्यूमेन का, स्मॉल साइज का, स्मॉल डायमीटर का एक ट्यूब रहता है, उसको अपन नोज से इंसर्ट करते हैं, स्टोमक तक इंसर्ट करके चलते हैं, वो ही क्या है, एनजी ट्यूब इंसर्शन है. तो पढ़ के चलते हैं फ्रेंड्स. ए स्मॉल साइज ट्यूब आर इंट्रोड्यूस टू स्टोमक थ्रू नोज. यदि अपन स्मॉल साइज ट्यूब को इंट्रोड्यूस करते हैं स्टोमक तक बाय द नोज, उसको अपन बोल के चलते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंट्यूबेशन, या फिर बोल सकते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन. एनजी का फुल फॉर्म होता है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, तो बोल सकते हैं कि इंसर्शन करके चलते हैं अपन. नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसका पर्पज क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों लगाते हैं पेशेंट को क्यों इंसर्ट करते हैं. तो अपन बोल सकते हैं गैस्ट्रिक फीडिंग फर्स्ट इसका पर्पज रहेगा. गैस्ट्रिक फीडिंग का मतलब होता है गैस्ट्रिक गवाज, मींस किसी पेशेंट को फीडिंग दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक गवाज. कोई पेशेंट नहीं ले पाता है, ओरल कैविटी से माउथ से नहीं ले पाता, स्वेलो नहीं कर पाता है, तो अपन बोल सकते हैं उसको फीडिंग दे सकते हैं, तो उसको गैस्ट्रिक गवाज बोल के चलते हैं, या बोल सकते हैं फीडिंग. नेक्स्ट अपन बोल के चलेंगे गैस्ट्रिक लेवाज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक पॉइजनिंग का पेशेंट होता है तो उसको एनएस नॉर्मल सलाइन डालते हैं और फिर उसका लेवाज करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, उसको लिवाज बोल के चलेंगे, गैस्ट्रिक लेवाज. नेक्स्ट रहेगा गैस्ट्रिक एनालिसिस. गैस्ट्रिक एनालिसिस मींस गैस्ट्रिक पीएच को जानना, गैस्ट्रिक कंटेंट को जानना, वो अपन बोल सकते हैं गैस्ट्रिक एनालिसिस. नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं इरिगेशन पर्पज. इरिगेशन वहां का करते हैं जब कोई पॉइजनिंग हो जाती है तो इरिगेशन करना पड़ेगा अपने को, या फिर कोई ब्लड का एक्युमुलेशन हो गया, सिक्रेशन हो रहा, उसको वहां से एस्पिरेट करना पड़ेगा. नेक्स्ट बोल सकते हैं सक्शनिंग. यदि अपने को जीआईटी जो पार्ट है उसकी सक्शनिंग करनी है तो अपन एक एनजी ट्यूब इंसर्ट करके उसकी सक्शनिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट अपना पॉइंट रहेगा, हेडिंग रहेगा इंडिकेशन क्या होता है. इंडिकेशन का मतलब यहां पे ये है कि किस पेशेंट को अपन एनजी ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं. तो कौन से पेशेंट को अपन एनजी ट्यूब इंसर्ट करके चलेंगे, तो अपन बोल सकते हैं एक अनकॉन्शियस पेशेंट होता है तो उस अनकॉन्शियस पेशेंट को अपन एनजी ट्यूब इंसर्ट करके चलते हैं, क्योंकि एक अनकॉन्शियस पेशेंट होता है वो फूड को सेलो नहीं कर पाएगा, तो अपन उसको एनजी ट्यूब से फीडिंग देके चलेंगे. नेक्स्ट है पेशेंट हु नॉट टेक फीड या सेलो. जो पेशेंट निगल नहीं पाता है, सेलो नहीं कर पाता है, उसको अपन एनजी ट्यूब लगा सकते हैं. नेक्स्ट वन बोल सकते हैं एब्डोमिनल पॉइजनिंग या फूड पॉइजनिंग. यदि कोई पेशेंट को पॉइजनिंग है, पॉइजनिंग हो गया, कोई पॉइजनस सब्सटेंस खा लिया है, इंटेक कर लिया है, वो फूड की पॉइजनिंग हो सकती है, वो अदर सब्सटेंस की पॉइजनिंग हो सकती है, उस केस में अपन एनजी ट्यूब लगा के उसकी गैस्ट्रिक लिवाज करेंगे, सक्शनिंग करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट बोल सकते हैं कोई क्लेफ्ट लिप का, क्लेफ्ट पैलेट का पेशेंट है, बच्चा है, तो वहां पे एनजी ट्यूब इंसर्ट करेंगे, क्योंकि बच्चा वहां पे फीड नहीं कर सकता, क्योंकि उसको डिफेक्ट है, कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, क्लेफ्ट उसका लिप कटा हुआ है, उसकी प्लेट में क्या अबनॉर्मलिटी है, कंजेनाइटल डिफेक्ट है, उसकी वजह से वो फीड नहीं कर पाएगा, तो अपन एनजी ट्यूब से फीड दे सकते हैं. नेक्स्ट अपना पॉइंट रहेगा कॉन्ट्राइंडिकेशन. व्हाट इज कॉन्ट्राइंडिकेशन. कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब होता है कि किस पेशेंट को अपन एनजी ट्यूब नहीं लगाएंगे. तो किस पेशेंट को नहीं लगाएंगे, ये अपन बोल सकते हैं गैस्ट्रिक सर्जरी वाले पेशेंट को नहीं लगाएंगे. यदि गैस्ट्रिक सर्जरी हुई है किसी पेशेंट की तो वहां पे एनजी ट्यूब लगाएंगे और सक्शन करेंगे, तो वहां पे सक्शन के साथ में वहां के टिश्यू हैं वो एस्पिरेट हो सकते हैं, ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है, तो गैस्ट्रिक सर्जरी वाले पेशेंट में अपन नहीं लगा के चलेंगे, ये रहेगा कॉन्ट्राइंडिकेशन. नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले इसी एनजी ट्यूब इंसर्शन में टाइप या प्रोसीजर में अपन
जो भी आर्टिकल्स होंगे उसमें अपन एनजी ट्यूब की बात करके चलेंगे और एनजी ट्यूब में अपन पढ़ के चलेंगे कौन कौन से टाइप्स की एनजी ट्यूब होती है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के टाइप कौन कौन से होते हैं, ये सभी बातें करके चलेंगे। किसमें अपन नेक्स्ट अपन आर्टिकल्स में बातें करके चलेंगे ये सभी। तो फर्स्ट पॉइंट अपना रहेगा क्या, प्रोसीजर, और प्रोसीजर में क्या रहेंगे, आर्टिकल्स की बात करके चलेंगे। फर्स्ट वन अपना आर्टिकल्स रहेगा जिसका नाम है एनजी ट्यूब। तो एनजी ट्यूब जो आर्टिकल्स है वो कौन सी साइज का होता है ये सब बात करके चलेंगे। तो पॉइंट नोट डाउन करते हैं। प्रोसीजर, प्रोसीजर में पढ़ के चलेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में अपन बात करके चलेंगे एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब, तो एनजी ट्यूब अपन बात कर सकते हैं एनजी ट्यूब का साइज क्या क्या होता है। तो कौन कौन सा साइज हो सकता है, तो साइज की बात करें तो 16 to 22 फ्रेंच इसकी साइज होती है, ये जो अडल्ट में मान के चलते हैं। नेक्स्ट अपन यदि बात करें बच्चों में, चाइल्ड में, तो चाइल्ड में अपन बात कर सकते हैं 10 to 14 फ्रेंच, ये अपन किस में बोल सकते हैं, बच्चों में बोल सकते हैं। और यदि अपन इन्फेंट में बात करें तो इन्फेंट में कितना मान सकते हैं अपन, इन्फेंट में अपन इसका साइज मान सकते हैं 6 to 10 फ्रेंच, ये रहेगा साइज इन्फेंट का। ये सभी अपन साइज की बातें कर सकते हैं। अडल्ट में 16 to 22 फ्रेंच होगा, चाइल्ड में 10 to 14 फ्रेंच होगा, और जो इन्फेंट होगा उसमें 6 to 10 फ्रेंच मान के चलते अपन। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं, ये तो साइज की बात होती है, फिर अपन लेंथ की बात करेंगे। लेंथ ऑफ एनजी ट्यूब, एनजी ट्यूब का लेंथ कितना रहेगा, तो यहां पे बोल सकते हैं 18 to 28 इंच, या फिर बोल सकते हैं 70 सेंटीमीटर। क्वेश्चन मार्क इंपोर्टेंट, 70 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 70 सेंटीमीटर लेंथ होती है किसकी, एनजी ट्यूब की। नेक्स्ट अपन इंपोर्टेंट बात करके चलेंगे यहां पे कि जो क्वेश्चन आता है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल इंसिजर टीथ, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल इंसिजर टीथ एंड लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, इसका डिस्टेंस कितना रहता है, तो इसका डिस्टेंस मान के चलेंगे 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन मार्क इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अपन ने क्यों बात किया इसका, मीन्स में समझाना चाहूंगा यहां पे, जो अपना लोअर सेंट्रल इंसिजन जो टिथ होता है, उस टिथ से लेके लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर तक इसका जो लेंथ रहेगा वो लेंथ कितना रहेगा, वो लेंथ रहता है यहां पे 40 सेंटीमीटर। यहां पे इस लेंथ की डिस्टेंस की बात क्यों की अपन ने, इसकी डिस्टेंस की बात इसलिए की क्योंकि अपन एनजी ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस अपने को ध्यान में रखना होगा। यदि ये डिस्टेंस अपने को ध्यान में रहेगी तो अपन इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अपन एनजी ट्यूब इंसर्ट करके चलेंगे, ठीक है। तो ये रहेगा यहाँ पे डिस्टेंस। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो अपन वेरियस टाइप्स की बात करके चलेंगे। एनजी ट्यूब के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं एनजी ट्यूब के, सिंगल बात करके चलेंगे कि एक फर्स्ट तो होता है सिंगल लुमेन, दूसरा होता है डबल लुमेन, एक को बोलते हैं लेविन, एक को बोलते हैं स्लम सम। तो यहां पे बात करके चलेंगे। क्लासिफिकेशन में दो ही बात करेंगे, बाकी अपन अलग से बात करेंगे। तो टाइप्स की बात करेंगे। टाइप्स, 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंगल लुमेन, सेकेंड वन इज डबल लुमेन। सिंगल लुमेन और डबल लुमेन।
सिंगल लुमेन को अपन लेविन ट्यूब बोल के चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेविन ट्यूब बोल के चलते हैं, इंपॉर्टेंट। और यूज इन फीडिंग, यदि किसी पेशेंट को फीडिंग देनी है तो अपन कौन सी ट्यूब काम में लेते हैं? लेविन ट्यूब काम में लेके चलते हैं। डबल लुमेन ट्यूब को अपन क्या बोलते हैं? अपन इसको बोलते हैं सलम संप ट्यूब बोल के चलेंगे। सलम संप ट्यूब बोल के चलेंगे। किसको बोल के चलेंगे? डबल लुमेन को बोल के चलेंगे। इसका यूज कब होता है? यूज इन इरिगेशन पर्पज, जो अपन इरिगेशन करते हैं उसमें इरिगेशन पर्पज में काम में लेके चलते हैं। कौन सी? सलम सम ट्यूब, या फिर बोल सकते हैं डबल लुमेन ट्यूब। तो इंपॉर्टेंट रहेगा सलम सम ट्यूब और लेविन ट्यूब, दोनों क्लासिफिकेशन में पढ़ के चलते हैं। और भी बहुत सारे टाइप्स हैं ट्यूब के, बट ये क्लासिफिकेशन में 2 ही आएंगे। अब अपन एक्स्ट्रा जो टाइप्स हैं उनकी बात करके चलेंगे। तो एक्स्ट्रा टाइप में कौन कौन से आएंगे उनकी बात करते हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड अपन टाइप्स की बात करके चलेंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा, जिसका नाम रहेगा संगत टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। ब्लैकमोर ट्यूब, संगत टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। संगत टेकन ब्लैकमोर ट्यूब क्या है? संगत टेकन ब्लैकमोर ट्यूब का दूसरा नाम है ऑल्सो नॉन एज, इसको दूसरे नाम से जानते हैं। इसको दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? बोल सकते हैं ईसोफेगो गैस्ट्रिक ट्यूब। ईसोफेगो गैस्ट्रिक ट्यूब, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन मार्क, वैसे मैंने फर्स्टली क्वेश्चन मार्क कर दिया है, इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो अब अपन बात करें कि लुमेन कितने होते हैं, तो यहां पे लिख सकते हैं इट हैव 3 लुमेन। 3 लुमेन, 3 लुमेन होते हैं। 3 लुमेन कौन कौन से होते हैं? तो 3 लुमेन की यहां पे बात करके चलें, कौन कौन से 3 लुमेन हैं? 3 लुमेन कौन कौन से हैं? 3 लुमेन फर्स्ट की बात कर सकते हैं, एक होता है टू इन्फ्लेट द ईसोफेगस बैलून। ईसोफेगस वाले बैलून को इन्फ्लेट करने के काम में आएगा। दूसरा बोल सकते हैं टू इन्फ्लेट द गैस्ट्रिक बैलून। गैस्ट्रिक बैलून को इन्फ्लेट करने के काम में आएगा। और नेक्स्ट वन लास्ट इज टू सक्शन द इंटेस्टाइन में सक्शन करने के काम में आएगा। ये रहते हैं, सॉरी इंटेस्टाइन में नहीं, स्टोमक में, सॉरी स्टोमक, ये रहेगा टू सक्शन द स्टोमक। स्टोमक में सक्शन करने के काम में आएगा। ये रहेंगे अपने 3 लुमेन एक ट्यूब में। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करूं, ये अपने पास में ट्यूब है और इस ट्यूब में 3 लुमेन है। 3 लुमेन है, जैसे कि मैंने बात की, फर्स्ट लुमेन, सेकेंड लुमेन और थर्ड लुमेन। तो 3 लुमेन में अपन बात कर सकते हैं। एक में ईसोफेगस वाले बैलून को फुला के चलेंगे, दूसरे में अपन स्टोमक वाले बैलून को फुला के चलेंगे, और तीसरे में अपन यहां से सक्शन करके चलेंगे। ये रहेगा अपना संगत टेकन ब्लैकमोर ट्यूब, जिसका नाम बताया मैंने ईसोफेगो गैस्ट्रिक ट्यूब। अब इसका यूज कहां पे लेते हैं, तो अब अपन बात करके चलेंगे यूज ऑफ संगत टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। तो इसका यूज कहां पे लेके चलते हैं, इसका यूज कहां पे होता है, कौन सी कंडीशन में होता है? तो इसका यूज एक स्पेशल कंडीशन में काम में लेते हैं, इसका नाम रहेगा ईसोफेजियल वेरिसेस। तो बात करेंगे इंडिकेशन।
तो संगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब का इंडिकेशन की बात कर रहे हैं अपन, इसी को यहां पे फोकस करना होगा अपने को। अभी संगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब का इंडिकेशन क्या है, कौन से पेशेंट में अपन काम में लेके चलेंगे, तो अपन इंडिकेशन की बात करेंगे। तो इंडिकेशन में मैं यहां पे लिख देता हूं इसोफेजियल वेरिसेस। इसोफेजियल वेरिसेस होगा, उसमें अपन काम में ले सकते हैं, या फिर समझने के लिए मैं बोल सकता हूं इसोफेजियल ब्लीडिंग होगी तो उसमें काम में ले सकते हैं क्या, संगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। क्यों? टू प्रिवेंट द इसोफेजियल ब्लीडिंग, टू प्रिवेंट द इसोफेजियल ब्लीडिंग। इसोफेजियल ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए काम में लेते हैं संगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। ये रहता है इसका इंडिकेशन, ये रहता है इसका यूज। ठीक है, नेक्स्ट ये बात आएगी, व्हाट इज इसोफेजियल वेरिसेस। इसोफेजियल वेरिसेस क्या है, तो अपन बात करके चलेंगे। इसोफेजियल वेरिसेस का मतलब होता है छोटे छोटे वहां पे कट लग जाना, वेरिसेस बन जाना, अल्सर के टाइप में हो जाना और वहां से ब्लीडिंग कंटिन्यू होना। तो वो कौन सी कंडीशन में होता है, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाले हैं, इसोफेजियल वेरिसेस सीन इन हेपेटाइटिस सी। फर्स्ट हेपेटाइटिस सी में देखने को मिलता है, एंड पोर्टल हाइपरटेंशन, दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे अपने लिए। पोर्टल हाइपरटेंशन और हेपेटाइटिस सी मीन्स क्या है, जो इसोफेजियल वेरिसेस होते हैं वो अपने को हेपेटाइटिस सी में और पोर्टल हाइपरटेंशन में देखने को मिलता है। जैसे कि अपन समझने की बात करें तो बोल सकते हैं अपने स्टोमक से, इंटेस्टाइन से, स्प्लीन से जो एक वेन निकलती है, वेन निकलती है, 3 वेन मिलके एक वेन बनाती है, इसका नाम रहता है पोर्टल वेन। पोर्टल वेन लीवर को जाती है, लीवर को न्यूट्रिशन देती है और लीवर में मेटाबोलाइजेशन होता है। तो लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है, तो अपन बोल सकते हैं जो पोर्टल वेन होता है उसमें ब्लॉकेज आ जाएगा या लीवर में कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। लीवर में प्रॉब्लम हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, लीवर में ज्यादा कंजेशन हो जाएगा और वो कंजेशन होने की वजह से वहां पे ब्लड जा नहीं पाएगा, और ब्लड जा नहीं पाएगा तो उसको बोल सकते हैं वहां पे इकट्ठा हो जाएगा पोर्टल वेन में, और उसी का नाम है पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है, तो ये रहेगा पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन हेपेटाइटिस सी वाले पेशेंट में दोनों में ही देखने को मिलता है। इसोफेजियल वेरिसेस मीन्स सिंपल बोलूं इसोफेजियल ब्लीडिंग। ओके, इसोफेजियल ब्लीडिंग को रोकने के लिए सर ये कैसे रोक सकती है, उसकी भी छोटी सी बात कर लेते हैं अपन। जब अपन अपने इसोफेगस में ब्लीडिंग हो रही है तो अपन क्या करेंगे, उस ट्यूब को इंसर्ट करेंगे और उसको इन्फ्लेट कर देंगे, और इन्फ्लेट करने की वजह से वो प्रेशर लगाएगी, इसोफेगस की दीवार पे प्रेशर लगाएगी, और उस दीवार पे प्रेशर लगने की वजह से क्या होगा, वो ब्लीडिंग रुक जाएगी। मीन्स सिंपल बात कर सकते हैं, उसको कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस अपन फिंगर से तो कर नहीं सकते वहां पे, तो अपन एक ट्यूब की हेल्प लेके, एक बैलून की हेल्प लेके वहां पे कंप्रेस लगाने की कोशिश करेंगे, या अपन कोशिश करेंगे तो वहां पे शायद ब्लीडिंग रुक सकती है, कम हो सकती है। तो ये मैनेजमेंट रहेगा किसका, इसोफेजियल वेरिसेस का। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्यूब रहेगी अपनी कौन सी, इसोफेजियल, इसोफेगो गैस्ट्रिक ट्यूब, या फिर बोल सकते हैं संगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें और भी टाइप्स की, तो तीसरा टाइप अपना कंप्लीट होता है। 4 टाइप की अपन बात करेंगे, तो कौन सा टाइप हो सकता है, 4 टाइप। तो नेक्स्ट अपना टाइप है मिलर अबोट ट्यूब। कौन सी बात करके चलेंगे, मिलर अबोट ट्यूब। तो नेक्स्ट 4 टाइप रहेगा अपना मिलर अबोट ट्यूब। ये कौन सी ट्यूब है, ये कम काम में लिया जाता है, रेयर चांस में काम में लेते हैं। मिलर अबोट ट्यूब होती है वो डबल लुमेन की होती है, डबल लुमेन की होगी। इंपॉर्टेंट यूज क्या है इसका,
ड्रेन इनटू इंटेस्टाइन। यदि इंटेस्टाइनल ड्रेन करना है और इंटेस्टाइनल ड्रेन करना है तो अपन काम में लेंगे कौन सी ट्यूब? मिलर अबोट ट्यूब काम में लेके चलेंगे। ज्यादा यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा बट ये टाइप में आता है। लास्ट अपन बात करने वाले हैं कैंटोर ट्यूब। कैंटोर ट्यूब की बात करके चलेंगे। व्हाट इज कैंटोर ट्यूब? कैंटोर ट्यूब सिंगल लुमेन का रहेगा, तो बात करेंगे यहां पे सिंगल लुमेन है, सिंगल लुमेन का ट्यूब है। और सिंगल लुमेन का ट्यूब है तो अपन बोल सकते हैं यहां पे इसका यूज क्या है। इसका यूज की बात करें तो बोल सकते हैं इंटेस्टाइनल डिकम्प्रेशन। इंटेस्टाइनल डिकम्प्रेशन के काम में लेते हैं। नेक्स्ट, एंड टिप पार्ट हैव बैलून। एंड टिप पार्ट बैलून रखता है और बैलून कंटेंट टंगस्टेन। टंगस्टेन कंटेन करता है कौन? बैलून। बैलून टंगस्टेन कंटेन करता है, ये बैलून है। बैलून टंगस्टेन, एक टंगस्टेन मटेरियल होता है उस बैलून में रहता है जो कैंटोर ट्यूब होगी, सिंगल लुमेन की होगी और उसके एंड टिप पार्ट पे क्या रहेगा? एंड टिप पार्ट पे वहां पे बैलून रहेगा जो वहां पे इन्फ्लेट होगा और उसको डिकम्प्रेशन करने के काम में आएगा। किसको? इंटेस्टाइनल डिकम्प्रेशन करने के काम में आएगा। ये इसका पर्पज रहेगा, ये इसका फंक्शन, इसका यूज रहेगा। ये यहां पे कंप्लीट टाइप की बात होती है कि एनजी ट्यूब के टाइप कौन कौन से होते हैं। बात चल रही है अपनी, ध्यान में रहे अपने को, आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। आर्टिकल्स में अपन ने एक बात कर लिया, किसका बात हुआ? यहां पे एनजी ट्यूब का बात हुआ। एनजी ट्यूब चाहिए अपने को, और क्या चाहिए? नेक्स्ट अपन और भी बात करें तो अपने को आर्टिकल्स में और क्या चाहिए? तो और आर्टिकल्स की बात करेंगे अपन। वहां पे 2% वाटर सोल्यूबल जेली चाहिए, वाटर सोल्यूबल जेली चाहिए 2%। नेक्स्ट और क्या चाहिए अपने को? तो और बोल सकते हैं अपने को ग्लव्स चाहिए, ग्लव्स चाहिए। और यदि आर्टिकल्स की बात करें, अपने को एनजी ट्यूब चाहिए, ग्लव्स चाहिए। नेक्स्ट बोल सकते हैं अपने को सिरिंज चाहिए। नेक्स्ट बोल सकते हैं नॉर्मल सैलाइन चाहिए। नेक्स्ट बोल सकते हैं अपन स्टेथोस्कोप चाहिए टू चेक द प्लेसमेंट। प्लेसमेंट को चेक करने के लिए अपने को वहां पे क्या चाहिए? स्टेथोस्कोप चाहिए। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं 2% सोडा बाइकार्बोनेट चाहिए, सोडा बाइकार्बोनेट चाहिए। 2% सोडा बाइकार्बोनेट का फंक्शन क्या है, इसका यूज क्या है? टू क्लीन द बॉथ नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल्स को क्लीन करने के लिए अपने को वहां पे सोडा बाइकार्बोनेट की जरूरत रहेगी। तो ये सभी वहां पे आर्टिकल्स की बातें कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर में क्या बात करके चलेंगे अपन? प्रोसीजर में सिंपल अपन पॉइंट की बात करके चलेंगे। सबसे फर्स्ट अपन प्रोसीजर की हेडिंग लगाएं तो उसमें क्या बोल सकते हैं? प्रोसीजर में फर्स्टली अपन बात करेंगे टू इमर्ज द एनजी ट्यूब इन आइस वाटर। क्यों करके चलेंगे आइस वाटर में इमर्ज? टू रिड्यूस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब की फ्लेक्सिबिलिटी को देखने के लिए सुनना और समझना। क्या? सबसे फर्स्ट एनजी ट्यूब लेंगे, एनजी ट्यूब को अपन आइस वाटर में अपन इमर्ज करके चलेंगे, उसको भिगो के चलेंगे।
क्यों भिगोएंगे? उसका रैशनल क्या है कि उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसका लचीलापन है, उसको अपन कम करके चलेंगे। कम क्यों करेंगे? जैसे कि अपन इंसर्ट करेंगे तो वो घूम के और उसका फ्लेक्सिबल ज्यादा रहेगा, तो वो माउथ में आ सकती है, वो अंदर नहीं जाएगी, नीचे नहीं जाएगी इसोफेगस में। तो बोल सकते हैं उसकी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी को कम करेंगे, रेड्यूस करेंगे, जिससे कि आसानी से जा सके वो जीआईटी कैनाल में। नेक्स्ट अपन ने इसको क्या कर लिया? इमर्ज कर लिया, इसको थोड़ा सा उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर लिया। नेक्स्ट वन अपन क्या करने वाले हैं? टू क्लीन द both nostril of patient by the 2% soda bicarbonate. सोडा बाइकार्बोनेट से अपन क्या कर लेंगे? क्लीन कर लेंगे नोस्ट्रिल्स को। अब नोस्ट्रिल्स को क्लीन करने के बाद में अपन क्या करेंगे? अपन उस ट्यूब की साइज को फिक्स करेंगे। तो यहां पे टू मीजर द एनजी ट्यूब को मीजर करके चलेंगे। अपन उसका मीजरमेंट करके चलेंगे। मीजरमेंट करके चलते हैं तो अपन अकॉर्डिंग टू एनक्लेक्स, अपना एनक्लेक्स बुक क्या कहता है? एनक्लेक्स ये कहता है कि जब यदि आप एनजी ट्यूब किसी को इंसर्ट कर रहे हो, एनजी ट्यूब इंसर्शन कर रहे हो, तो वहां पे नेक्स्ट फॉर्मूला याद रखो, NEX। नेक्स्ट फॉर्मूला याद रखो। नेक्स्ट का मतलब होता है मीजरमेंट फ्रॉम नोज टिप टू ईयर लॉब, देन जीफॉइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम। ये अपन बात करके चलेंगे किसकी? इसका मीजरमेंट सिंपल क्या है? यदि अपन एनजी ट्यूब किसी पेशेंट को लगा रहे हैं, उससे पहले अपन उसको मीजर करेंगे अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ बॉडी ऑफ पेशेंट। उसमें अपन मीजर करेंगे। नेक्स्ट का फॉर्मूला होता है, एन का मतलब नोज टिप, ई का मतलब होता है ईयर लॉब, और एक्स का मतलब होता है जीफॉइड प्रोसेस। नोज टिप से ईयर लॉब, देन ईयर लॉब से जीफॉइड प्रोसेस। तो ये रहेगा मीजरमेंट करने का फॉर्मूला। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं टू गिव द पोजीशन टू पेशेंट। तो यहीं पे अपन पोजीशन की बात कर लेते हैं। गिव हाई फाउलर्स पोजीशन। पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे? हाई फाउलर्स पोजीशन देंगे। ये अपना क्वेश्चन तैयार होता है, पेशेंट को हाई फाउलर्स पोजीशन देके चलेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, अब क्या करेंगे? टू अप्लाई द जाइलोकेन जेली ऑन टिप ऑफ एनजी ट्यूब की जो टिप रहेगी उसके ऊपर अपन जाइलोकेन जेली अप्लाई करके चलेंगे। अपन ने पोजीशन दे दिया पेशेंट को, जाइलोकेन जेली अप्लाई कर लिया। नेक्स्ट वन अपन क्या करके चलेंगे? अब अपन पेशेंट के नॉस्ट्रिल में इंसर्ट करके चलेंगे। तो इसके नेक्स्ट में आगे की बात करूं तो क्या कर सकता हूं? टू इंसर्ट द एनजी ट्यूब इन लेफ्ट नोस्ट्रिल में अपन इंसर्ट करके चलते हैं। अपन ने क्या किया? जो जाइलोकेन जेली था उसको अपन ने अप्लाई कर लिया। फिर मैंने नेक्स्ट बोला, पेशेंट का जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है उसमें अपन इंसर्ट करके चलेंगे। इंसर्ट क्यों कर रहे हैं लेफ्ट नोस्ट्रिल में? बिकॉज राइट में इसलिए नहीं करते
क्योंकि जो अपना सेप्टम होता है उसका डेविएशन होता है राइट साइड में, तो राइट साइड का जो लूमेन होता है, डायमीटर होता है, वो छोटा होता है, नेरेस्ट छोटा होता है, इसलिए अपन लेफ्ट साइड में करके चलते हैं। नेक्स्ट यदि अपन इंसर्ट कर रहे हैं तो हाँ, नॉट इंसर्ट इन राइट नॉस्ट्रिल, राइट नॉस्ट्रिल में इंसर्ट नहीं करते हैं। बिकॉज क्या कारण है, इसलिए नहीं करते बिकॉज सेप्टम डेविएशन इन राइट साइड में सेप्टम का डेविएशन होता है, इसलिए अपन नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें जो ट्यूब का डायरेक्शन रहेगा इंसर्शन का, तो डायरेक्शन कौन सा रहेगा अपन बात कर सकते हैं। सिंपल समझो, पहले यदि आप फोकस करोगे, मैं यहां पे डायरेक्शन दे रहा हूं। यदि ट्यूब है तो ट्यूब को कैसे इंसर्ट करेंगे अपन, पोस्टीरियरली, मींस यहां पे चलेंगे पोस्टीरियरली एंड डाउनवर्ड, पोस्टीरियरली एंड डाउनवर्ड मींस इसका डायरेक्शन रहता है पोस्टीरियर टू डाउनवर्ड। तो डायरेक्शन क्या रहेगा इंसर्ट करने का, पोस्टीरियरली एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगा। ये है एक डायरेक्शन जो इंसर्ट करके चलते हैं। नेक्स्ट बात करके चलेंगे, इफ NG ट्यूब रीच एट नेजोफेरिंक्स, यदि नेजोफेरिंक्स तक पहुंच गई, देन टू गिव एडवाइस टू पेशेंट को क्या एडवाइस देके चलेंगे, तो मैं इधर लिख रहा हूं, सिंपल समझ के चलना। यदि अपन NG ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं किसी पेशेंट को, तो वो NG ट्यूब पहुंच गई है, कहां पे पहुंच गई है, वो नेजोफेरिंक्स में पहुंच गई है। और नेजोफेरिंक्स में पहुंच गई तो अपन बात करके चलेंगे कि जो नेजोफेरिंक्स में पहुंची है तो अपन पेशेंट को एक एडवाइस देके चलेंगे। वो एडवाइस क्या रहेगी, पेशेंट को एडवाइस देंगे, क्या बोलेंगे, ट्यूब स्वेलो एज ए वाटर। उस जो ट्यूब है वो नेजोफेरिंक्स में चली गई है, तो अपन उसको पेशेंट को बोलेंगे क्या, उस ट्यूब को पानी की जैसे पी जाओ, निगल जाओ, स्वेलो कर जाओ, ये अपन बोल के चलेंगे। तो ये रहेगा अपना इंस्ट्रक्शन या एडवाइस। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, इफ ट्यूब रीच इन नेजोफेरिंक्स, देन नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा, तो नर्सिंग एक्शन की बात कर सकते हैं। क्या बात करेंगे, टू फ्लेक्स द नेक फॉरवर्ड। यदि अपन नेक को फॉरवर्ड मूवमेंट कराएंगे, क्या कह रही है लाइन, ये लाइन बोल रही है टू फ्लेक्स द नेक फॉरवर्ड। यदि नेक को फॉरवर्ड अपन फ्लेक्स कराएंगे, यदि फॉरवर्ड फ्लेक्स करवाते हैं तो अपना ट्रेकिया क्लोज हो जाएगा और ईसोफेगस की ओपनिंग हो जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं टू क्लोज एपिग्लोटिस एंड ओपन द ईसोफेगस। तो यहां पे ये अपने को बेनिफिट मिलने वाला है कि यहां पे ईसोफेगस ओपन हो जाएगा और जो ट्रेकिया है या एपिग्लोटिस है वो क्लोज हो जाएगा। अब अपन बात करके चल रहे हैं, वो चली गई है, स्टमक तक रीच हो चुकी है। अब उसका क्या करेंगे, अब उसका प्रॉपर प्लेसमेंट चेक करेंगे। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे टू चेक द प्रॉपर प्लेसमेंट।
टू चेक द प्रॉपर प्लेसमेंट, प्रॉपर प्लेसमेंट चेक करके चलेंगे। प्रॉपर प्लेसमेंट कैसे चेक करेंगे? तो नेक्स्ट अपना हेडिंग रहेगा टू चेक द प्रॉपर प्लेसमेंट। तो प्रॉपर प्लेसमेंट को कैसे चेक करेंगे? तो राइट डाउन करके चलेंगे अपन प्लेसमेंट, टू चेक द प्लेसमेंट ऑफ एनजी ट्यूब। तो कैसे अपन चेक कर सकते हैं? जो एक्यूरेट करेंगे, एक्यूरेट किससे कर सकते हैं? एक्यूरेट कर सकते हैं अपन किससे? चेस्ट एक्सरे से कर सकते हैं। यदि अपन करेक्ट की बात करें तो अपन पीएच से कर सकते हैं, और यदि अपन सिंपली जो बात कर सकते हैं वो अपन किससे? अपन जो सिरिंज होती है उससे काम में लेके चल सकते हैं। तो यहां पे पॉइंट अपना रहेगा टू चेक द प्लेसमेंट ऑफ एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब के प्लेसमेंट को चेक करके चलेंगे। ठीक है, एनजी ट्यूब के प्लेसमेंट को कैसे चेक करेंगे? फर्स्ट अपना पॉइंट रहेगा टू चेक करेक्ट प्लेसमेंट। करेक्ट प्लेसमेंट किससे चेक कर सकते हैं? करेक्ट प्लेसमेंट करेंगे चेक चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में क्या देखेंगे? सिंपल, क्या वो ट्यूब एक्सरे में आएगी? नहीं, वो ट्यूब एक्सरे में नहीं आएगी। उस ट्यूब के ऊपर एक रेडियो ओपाक लाइन होती है, फोकस करना बात पे। उस ट्यूब पे एक रेडियो ओपाक लाइन होती है, रेडियो ओपाक लाइन होती है, वो अपने को एक्सरे में विजुअलाइज होगी। क्यों होगी वो एक्सरे में विजुअलाइज? एक्सरे में विजुअलाइज इसलिए होगी क्योंकि जब एक्सरे करते हैं तो जो रेडियो ओपाक मटेरियल होता है, सबस्टेंस होता है, रेडियो ओपाक सबस्टेंस को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है एक्सरेज, तो वहां पे वो रिफ्लेक्शन होगा और वापिस आएंगे एक्सरेज और वहां पे इमेज बनेगा। तो वो लाइन देख सकते हैं किसमें? एक्सरेज में। तो यहां पे बोल सकते हैं टू विजुअलाइज द रेडियो ओपाक लाइन। रेडियो ओपाक लाइन, रेडियो ओपाक लाइन को अपन वहां पे विजुअलाइज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट रहा अपना। सेकंड पॉइंट, यहां पे करेक्ट प्लेसमेंट है। अब मैं बात करूंगा टू चेक एक्यूरेट प्लेसमेंट। एक्यूरेट प्लेसमेंट, तो एक्यूरेट प्लेसमेंट को कैसे चेक करेंगे? एक्यूरेट प्लेसमेंट को चेक कर सकते हैं बाय द पीएच। पीएच चेक करेंगे तो पीएच रहेगी अपनी एसिडिक, एसिडिक पीएच रहेगी। इफ पीएच इज एल्केलाइन, यदि वहां की पीएच चेक करेंगे। पीएच कैसे चेक करेंगे? सिंपली अपन एक सिरिंज लेंगे और अपन एनजी ट्यूब से अटैच करेंगे और उससे वहां पे एस्पिरेट करेंगे गैस्ट्रिक कंटेंट को, और गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट करके उसकी पीएच को अपन चेक करेंगे। यदि उसका पीएच एसिडिक रहेगा तो स्टोमक का पीएच भी एसिडिक होता है, तो अपन मान जाएंगे। अपन ये पता लगा लेंगे क्या उसकी जो प्लेसमेंट है वो कहां पे है? उसकी प्लेसमेंट स्टोमक में है, गैस्ट्रिक वहां पे उसका प्लेसमेंट है। नेक्स्ट, यदि उसकी पीएच एल्केलाइन होती है, इसका मतलब क्या है? ट्यूब इज स्लीप इन इंटेस्टाइन। क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन की पीएच कौन सी होती है? इंटेस्टाइन की पीएच होता है एल्केलाइन। तो एल्केलाइन पीएच होगा तो वहां पे अपन सस्पेक्ट कर पाएंगे, अपनी जो पॉसिबिलिटी कर पाएंगे, क्या ये सोच पाएंगे अपन की जो ट्यूब का प्लेसमेंट हो गया वो स्लिप हो चुकी है, कहां पे? वो इंटेस्टाइन में पहुंच चुकी है। तो ये दो यहां पे टाइप्स होते हैं, ये दो प्लेसमेंट होते हैं, चेक करने के तरीके होते हैं। नेक्स्ट थर्ड कैसे चेक कर सकते हैं?
to immerse the end tip of NG tube in bowel। एक बोवल लेंगे, एक कटोरी लेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट लेंगे, एक वहां पे कंटेनर ले सकते हैं। उस कंटेनर में अपन वाटर लेंगे, पानी लेंगे और वहां पे उसको टिप को इमर्ज करके चलेंगे और इमर्ज करेंगे तो वहां पे इमर्ज करने के बाद में वहां पे बबल्स प्रेजेंट होगा। इफ बबल्स प्रेजेंट, इसका मतलब बबल्स प्रेजेंट हैं तो समझ जाएंगे ट्यूब स्लिप इन लंग्स, लंग्स में जा चुकी है, वो अपने ईसोफेगस में नहीं जाके वो ट्रेकिया में जा चुकी है और वो लंग्स में पहुंच चुकी है। तो जब पेशेंट रेस्पिरेशन करता है और रेस्पिरेशन करेगा तो बबल्स आएंगे, वहां पे बुलबुले बनेंगे, बबल्स आएंगे तो अपन समझ जाएंगे क्या, ट्यूब पहुंच चुकी है कहां पे, लंग्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें यहां पे प्लेसमेंट की, तो फोर्थ प्लेसमेंट बोल सकते हैं टू चेक द साउंड ऑन एब्डोमेन बाय पुशिंग द एयर थ्रू द सिरिंज। सिरिंज से वहां पे अपन पुश करके चलेंगे, एक सिरिंज लेंगे, उसको विड्रॉ कर लेंगे, उसमें एयर फिल हो जाएगी। अब उस एयर को अपन पुश करके चलेंगे और अपन एब्डोमेन पे स्टेथोस्कोप से क्या सुनेंगे, साउंड सुनेंगे। यदि वहां पे साउंड आएगा, नॉर्मल साउंड कौन सा आएगा, वहां पे नॉर्मल साउंड यदि सुनने को मिलेगा, सिरिंज के जो एयर जाएगी तो हुसिंग साउंड सुनने को मिलेगा। कौन सा साउंड, हुसिंग साउंड सुनने को मिलेगा। हुसिंग साउंड क्या है, जब अपन उसको पुश करते हैं एयर को, स्टेथोस्कोप लगा के सुनते हैं तो वहां पे अपने को हुसिंग साउंड सुनाई देगा। हुसिंग साउंड क्या है, यही एक नॉर्मल साउंड है जो कि अपन प्लेसमेंट को चेक करने के काम में लेते हैं। ये रहेगा अपना प्लेसमेंट। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं, यदि वहां पे प्लेसमेंट चेक हो गया है, करेक्ट प्लेसमेंट है, तो नेक्स्ट अपन क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट अपन सिंपल उसको फिक्स करने वाले हैं। तो बात करके चलेंगे टू फिक्स द एनजी ट्यूब आफ्टर चेक प्रॉपर प्लेसमेंट, चेक ए प्रॉपर प्लेसमेंट। यदि अपन ने उस प्लेसमेंट को करेक्ट चेक कर लिया है, वो प्लेसमेंट सही है, तो अपन उसको क्या करके चलेंगे, अपन उसको फिक्स करके चलेंगे। यही अपना वहां पे एक्शन रहेगा, मोटिव रहेगा। नेक्स्ट अपन जो एनजी ट्यूब लगा रहे हैं, तो एनजी ट्यूब लगा रहे हैं तो वहां पे क्या क्या ध्यान में रखने लायक बातें हैं, तो वहां पे केयर की बात कर सकते हैं, पेशेंट की क्या क्या केयर करनी चाहिए। तो क्या क्या केयर करनी चाहिए, एक एनजी ट्यूब का पेशेंट, उसकी क्या क्या केयर कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं सिंपली यूज फीडिंग टेम्परेचर एट बॉडी टेम्परेचर। जो फीडिंग होगी उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, बॉडी के टेम्परेचर पे रहेगा। इफ यूज हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर, तो क्या हो सकता है, पेशेंट को वहां पे क्रैम्प्स आ सकते हैं। क्रैम्प्स आके पेशेंट को क्या हो जाएगा, पेशेंट को डायरिया हो सकता है। तो यहां पे हॉट एंड कोल्ड यूज में नहीं लेके चलेंगे। नेक्स्ट अपन बात बोल सकते हैं, यदि पेशेंट को फीडिंग दे रहे हैं तो आफ्टर एवरी फीडिंग अपन पेशेंट को देके चलेंगे 50 ml नॉर्मल सैलाइन। क्यों देके चलेंगे, जो अपनी एनजी ट्यूब में जो भी अपन फीड देते हैं उससे वो इन्फेक्टेड तो नहीं बोल सकते, बट वो मीन्स से वो चिपक जाएगा, एडिशन हो जाएगा। उसको क्लीन करने के लिए नॉर्मल सैलाइन देके चलते हैं।
to give 50 ml normal saline after every feeding के बाद में अपन उसको 50 ml नॉर्मल सलाइन देके चलते हैं। किस लिए देते हैं? तो बोल सकते हैं टू क्लीन द एनजी ट्यूब को क्लीन करने के लिए देते हैं। ये रहेगा अपना नॉर्मल सलाइन का कंसर्न। नेक्स्ट बोल सकते हैं टू चेक द proper placement before give every feeding मीन्स क्या है इसका? जब अपन पेशेंट को फीडिंग दे रहे हैं तो ईच फीडिंग देने से पहले अपन उसका करेक्ट प्लेसमेंट चेक कर लेंगे कि एक्यूरेट प्लेसमेंट चेक कर लेंगे, क्योंकि वहां पे जो ट्यूब है वो अपन देख पाएंगे कि स्टोमक में ही है या और दूसरी जगह पे है। तो अपन क्या करेंगे? फीडिंग दे रहे हैं उससे पहले उसका प्लेसमेंट चेक करके चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे टू चेक द रेजिडुअल वॉल्यूम before give each feeding। प्रत्येक फीडिंग देने से पहले अपन उसका रेजिडुअल वॉल्यूम चेक करके चलेंगे। व्हाट इज रेजिडुअल वॉल्यूम? रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? रेजिडुअल वॉल्यूम को बोल सकते हैं मीन्स स्टोमक में कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यहां पे फोकस करना होगा अपने को क्या फोकस करना होगा कि स्टोमक में रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है नॉर्मल, और यदि कितने से ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, तो फोकस करके चलेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम पे। नेक्स्ट अपन बात करें, इसी से कंटिन्यू नीचे की और बात करूं मैं, इसी पॉइंट को अपन यहां पे लिखते हैं। तो बात करेंगे इफ रेजिडुअल वॉल्यूम मोर देन 100 ml, देन क्या करेंगे? नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? नर्सिंग एक्शन सिंपल अपन बात करके चलें तो बोल सकते हैं फर्स्ट नर्सिंग एक्शन टू होल्ड द नेक्स्ट फीडिंग को अपन होल्ड कर देंगे। मीन्स समझना, इसका फोकस करना यहां पे क्या है? यहां पे रेजिडुअल वॉल्यूम की बात की अपन ने। सर रेजिडुअल वॉल्यूम को कैसे चेक करेंगे? अपन एक सिरिंज लेंगे, उससे एस्पिरेट करेंगे और एस्पिरेट करके अपन देखेंगे कि वहां पे वॉल्यूम कितना है, और वो वॉल्यूम एस्पिरेट करके देखा अपन ने, वो उसका वॉल्यूम 100 ml से ज्यादा है। तो अपना नर्सिंग एक्शन रहेगा कि उस नेक्स्ट फीडिंग को, जो वहां पे नेक्स्ट फीडिंग करवाने वाले हैं पेशेंट को, उसको होल्ड कर देंगे, नहीं देंगे। सेकंड एक्शन क्या होगा? सेकंड एक्शन बोल सकते हैं टू गिव राइट लैटरल पोजीशन टू पेशेंट, जिससे क्या होगा? टू अर्ली एम्पटी ऑफ स्टमक, पॉइंट समझना, फोकस करना। यदि अपन किसी पेशेंट को राइट लैटरल पोजीशन देते हैं, राइट लैटरल पोजीशन देंगे तो अपना स्टमक होता है लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में होगा तो उसका जो पाइलोरस पार्ट होता है वो राइट साइड में डिसेंड होता है, तो वो ग्रेविटी से राइट साइड में चला जाएगा। ओके, ग्रेविटी से राइट साइड में चला जाएगा, और अपना स्टमक है वो एम्पटी हो जाएगा जल्दी, अर्ली एम्पटी ऑफ स्टमक हो जाएगा। तो वहां पे नेक्स्ट फीडिंग अपन दे सकते हैं आफ्टर सम टाइम पेशेंट को। तो ये रहेगा अपना कंसर्न। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात ये है टू री इंस्टिल द एस्पिरेट वॉल्यूम। अपन ने जो
एस्पिरेट किया था। एस्पिरेट अपन ने किया था किस लिए? रेजिडुअल वॉल्यूम को चेक करने के लिए उसको रीस्टिल करके चलेंगे। यदि अपन रीस्टिल नहीं करेंगे उससे क्या प्रॉब्लम होने वाला है? वहां पे प्रॉब्लम होने वाला है, पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाएगी, एसिड बेस बैलेंस डिसऑर्डर हो जाएगा पेशेंट को। तो अपन उसको रीस्टिल करके चलेंगे, ये अपना मोटिव रहेगा यहां पे। तो ये सिंपली अपन ने बात की कि कैसे वहां पे परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, ये सभी बात अपन ने की। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, यदि किसी पेशेंट को टैबलेट दे रहे हैं एनजी ट्यूब से, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से अपन टैबलेट दे रहे हैं किसी पेशेंट को, तो अपना वहां पे क्या नर्सिंग रोल रहेगा? तो बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट, इफ टैबलेट गिव थ्रू द एनजी ट्यूब, एनजी ट्यूब से अपन टैबलेट देते हैं किसी पेशेंट को, तो क्या करते हैं? तो बोल सकते हैं सबसे फर्स्ट, यहां पे फर्स्ट नर्सिंग रोल क्या रहता है? टू क्रश द टैबलेट, टू क्रश द टैबलेट। यहां पे टैबलेट को क्रश करके चलेंगे, जो टैबलेट उसको पीस के चलेंगे, क्रश करके चलेंगे। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं टू मिक्स विद 30 ml नॉर्मल सलाइन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि अपन किसी पेशेंट को टैबलेट दे रहे हैं तो अपन उसको मिक्स करके चलते हैं। किस में मिक्स करके चलते हैं? नॉर्मल सलाइन में। और वो उसका वॉल्यूम कितना होता है? उसका वॉल्यूम होता है 30 ml। नेक्स्ट अपन बात करके चलेंगे, देन होल्ड द नेक्स्ट फीडिंग। नेक्स्ट फीडिंग को अपन होल्ड कर देंगे, बिकॉज ड्रग टेक 30 to 60 मिनट टाइम फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में 30 to 60 मिनट वहां पे टाइम लगती है। जो ड्रग होती है किसी पेशेंट को देते हैं, वो एब्जॉर्ब होने में 30 से 60 मिनट मीन्स 30 to 60 मिनट लेके चलती है। तो अपन 30 to 60 मिनट के लिए अपन नेक्स्ट फीडिंग नहीं देंगे, दे सकते हैं बट नहीं देंगे तो बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि यदि दूसरी फीडिंग नहीं देंगे तो उसका अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो बोल सकते हैं कि 30 to 60 मिनट के लिए होल्ड करके चलेंगे। नेक्स्ट अपन बात करके चलेंगे कि कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। जो एनजी ट्यूब फीडिंग होता है, एनजी ट्यूब इंसर्शन होता है, उसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? तो यहां पे बात करके चलेंगे कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन में फर्स्ट बात कर सकते हैं, फर्स्ट बात ये कर सकते हैं, पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, तो अपन इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए टू चेंज द ट्यूब एवरी 7 डेज। 7 डेज से अपन उस एनजी ट्यूब को चेंज करके चलेंगे, जिससे पेशेंट को इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी पॉसिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट द यूटेंसिल्स एंड पॉट, या बोल सकते हैं बोवेल या इंस्ट्रूमेंट जो भी काम में लेते हैं, तो बोल सकते हैं टू चेंज एवरी 24 आवर, या फिर बोल सकते हैं स्टेराइल एवरी 24 आवर। ये यहां पे कंसर्न रहेगा, समझना इस पॉइंट को। पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए अपन जो एनजी ट्यूब है अपना, उसको अपन चेंज करके चलेंगे, उसको निकाल के चलेंगे, चेंज करके चलेंगे, दूसरा अपन इंसर्ट करेंगे, एवरी 7 डेज से चेंज कर देंगे।
नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं वहां पे एनजी ट्यूब फीडिंग देने के लिए जो बोवेल काम में ले रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट काम में ले रहे हैं, यूटेंसिल्स काम में ले रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट काम में ले रहे हैं, वो अपन क्या करके चलेंगे, चेंज करके चलेंगे या उनको स्टेराइल करके चलेंगे एवरी 24 आवर्स, जिससे इंफेक्शन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेशन में फर्स्ट बात हुआ इंफेक्शन का। नेक्स्ट देन अपन सेकंड बात करेंगे और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो और कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है वहां पे, तो बोल सकते हैं पेशेंट को एस्पिरेशन हो सकता है। एस्पिरेशन होने की वजह से पेशेंट को एस्पिरेटरी न्यूमोनिया हो सकता है, एस्पिरेटरी न्यूमोनिया हो सकता है। नेक्स्ट बोल सकते हैं पेशेंट को हॉट एंड कोल्ड, वहां पे फीडिंग देने की वजह से पेशेंट को क्रैम्प्स आएंगे और क्रैम्प्स की वजह से वहां पे डायरिया हो सकता है। तो यहां पे बोल सकते हैं इंफेक्शन क्यों हुआ, इंफेक्शन अपन असेप्टिक टेक्निक यूज में नहीं लेते हैं तो हो सकता है। तो ये रहेगा अपना मोटिव, क्या कॉम्प्लिकेशन का न्यूमोनिया हो सकता है, एस्पिरेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है और इंफेक्शन हो सकता है। ये सभी कॉम्प्लिकेशन कंप्लीट होते हैं किसके, एनजी ट्यूब इंसर्शन के। लास्ट अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा टू रिमूव द ट्यूब। रिमूव कब करेंगे और क्यों करेंगे और कैसे करेंगे, और करेंगे तो इस प्रोसेस को क्या बोल के चलेंगे। मींस बोलेंगे एक पेशेंट था, उसको जो प्रॉब्लम था, जो उसका गोल था, टारगेट था, वो ठीक हो गया या अचीव हो गया, उसका गोल टारगेट अचीव हो गया उसको, तो अपन उसकी जो एनजी ट्यूब है उसको रिमूव कर देंगे। रिमूव कर देंगे तो क्या प्रोसेस रहेगा, पेशेंट को बोलेंगे 2 to 3 ब्रीथ एक्सरसाइज करो, देन होल्ड कर लो। होल्ड करने के बाद में अपन उसको रिमूव कर लेंगे 6 to 10 सेकंड में या 3 to 6 सेकंड में, और अपन उस प्रोसेस को बोले के चलेंगे क्या, एक्सट्यूबूशन। ठीक है, तो यहां पे लिख के चलते हैं एक्सट्यूबूशन। इस प्रोसेस का नाम क्या है, एक्सट्यूबूशन है, क्वेश्चन मार्क करके चलेंगे। यदि किसी पेशेंट का एनजी ट्यूब इंसर्ट नहीं करके वहां पे रिमूव करके चलते हैं, रिमूव करते हैं, तो रिमूव करने की प्रोसेस को अपन बोल के चलते हैं, उसका नाम रहता है, उसका नाम है एक्सट्यूबूशन। ठीक है, एक्सट्यूबूशन करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, 2 to 3 ब्रीथ एक्सरसाइज, देन होल्ड द ब्रीदिंग, देन रिमूव ट्यूब इन 3 to 6 सेकेंड। ये अपना कंसर्न रहेगा। तो लास्ट अपना पॉइंट क्या रहा इसमें कि ट्यूब को अपन रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को बोल के चलते हैं एक्सट्यूबूशन। एक्सट्यूबूशन कैसे करते हैं, पेशेंट को अपन एडवाइस देते हैं कि 2 to 3 ब्रीथ एक्सरसाइज करो, देन उसको होल्ड कर लो, इंस्पिरेशन करके होल्ड कर लो, देन अपन उसको बाहर निकाल लेंगे, उसको रिमूव कर लेंगे। यही रहेगा अपना एक्सट्यूबूशन। तो ये ओवरऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द एनजी ट्यूब इंसर्शन, रायल्स ट्यूब इंसर्शन, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन, यहां पे अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके, थैंक्स।